तारिक फतेह बार बार सब लोग ये कह रहे हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी मौलाना मसूद अल हसन काज़मी कहते हैं कि साहब उसको दफनाया जाना चाहिए। क्यों? तो फिर जला देने में क्या आपत्ति है? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं इसका जवाब मुझसे लीजिए ना। अरे भाई, बात तो करने दें। कभी हर जगह को मस्जिद ना समझ लिया करें, चीख चीख के बोलेंगे आप। जब 4 या 5 या 10 ये भी आपका पाकिस्तान नहीं है, भारत है हुजूर। प्लीज 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 एक आवाज बंद कर दें। मौलाना साहब आपका नंबर आएगा, आप बोल लें प्लीज। बुरहान वानी की जो आखिरी टेस्टमेंट था, वीडियो मैसेज था, आप वो अगर सुने तो आपको पता चलेगा कि वो सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का मिक्सचर इस्लाम वो थोप के वो दुनिया भर में एक अजीब सी खिलाफत की बात कर रहा। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि वो नौजवान, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहीं के भी हों, जिनके जहन में ये है कि शहीद होके सबसे बड़ा मुकाम हासिल करना है अल्लाह मियां की नजर में, इनको अगर आपने जला दिया कचरे के डिब्बे में या लैंडफिल के अंदर बुलडोजर से धिकाल के दिया और सबको बता दिया कि ये होता है, तो मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मौलाना रजा साहब हैं जिनसे मैं पूरा मुत्तफिक हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनसे कहीं मेरा डिफरेंस नहीं है, सियासी बातों पे हो जाता है। लेकिन उन नौजवानों को जो अमेरिका और बरतानिया से पढ़ के डिग्रियां लेके अकाउंटेंट बन के डॉक्टर बन के अपनी जान देना चाहते हैं, वो तो ब्रेन वॉश है ना कि भाई अल्लाह के सामने करीब तरीक होने के लिए 10 हिंदुओं को मारो तो ऊपर जाओगे। उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि शहादत और फिर उसके बाद दफनाने में हम जाएंगे। अगर उनको पता चले कि उनकी बॉडी जो है हम लैंडफिल में डालते हैं या जला देते हैं या कूड़ा करकट और थोड़ा सा सूअर का घी भी उस पर मल मिला के, ताकि वो नापाक हो जाए, क्योंकि वो ये हैं ही शैतान और ये नापाक लोग हैं, तो ये मैसेज दूसरे बच्चों को मिलता है कि भैया ये आसान रास्ता नहीं है जन्नत जाने का, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, किसी की खिदमत करनी पड़ेगी, किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी के पाँव दबाने होंगे, किसी को ज़कात देनी होगी, तब जाओगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि यार अब क्या करें, डेट की भी इजाज़त नहीं दे रहा, ना किसी से मोहब्बत कर सकते, सिर्फ बॉलीवुड में प्यार देखा है वैसे तो चलो 10 लोगों को मार के जाएंगे उन्हों के पास। उनकी मैं बात कर रहा हूं कि आप एक दफा जब उनकी बॉडी जला देंगे तो 10 दफा ये सोचेंगे कि भैया जाके हिंदुस्तान में नहीं करें, कहीं और करें जाके। ठीक 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 ठीक। मौलाना मसूद अल हसन काज़मी बोलिए, फिर मैं जीडी बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए काज़मी। मैं वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। भाई आतंकवादी के लिए और जिसने बेगुनाह की जान ली है उसको सजा में उसको कत्ल कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर संबित पात्रा से और इन लोगों से, उसका जवाब नहीं दे रहे। जब फेक एनकाउंटर होते हैं और इशरत जहां जैसे लोग, जलीस अंसारी जैसे लोग, और जम्मू कश्मीर में भी मेडल की लालच में और प्रमोशन की लालच में बेगुनाहों को कत्ल कर दिया जाता है और उनको आतंकवादी बता के किया जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है रोहित जी, ये क्या बोल रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। मेडल की लालच में, प्रमोशन की लालच में आर्मी मारती है, क्या बोल रहे हैं आप? पात्रा जी, अगर वो इस देश में रहते हुए ये कहना चाहते हैं कि मेडल के लालच में मारते हैं, इसी देश के लोग ये भी कहते हैं कि सेना बलात्कार करती है, उनको भी खुली छूट मिलती है, इनको भी खुली छूट मिलती है। अब सर मैं जुबान तो पकड़ नहीं सकता बीच में किसी की। अच्छी बात, मैं इसको उत्तर देना चाहता हूं। जो मारा जाता है उसका क्या होगा? मुझे मौका दे दीजिए। बोलिए संबित पात्रा, फिर मैं जीडी बख्शी साहब के पास आ रहा हूँ, वो भी उम्मीद करता हूँ बेहतर जवाब देंगे इसका। बोलिए संबित पात्रा, जल्दी शॉर्ट में प्लीज। जवाब दे रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब दे रहा हूं। पहले तो अंसार रजा साहब, ब्रेक से पहले शायद हम दोनों ने आपस में लड़ाई कर ली। आप एक अच्छे आदमी हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए, खैर वो अलग विषय है। मगर आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये मुर्दा ये जहन्नुम में जाए, ये जन्नत में जाए, मुर्दा कुछ नहीं बिगाड़ता, मगर ये जिंदा मन, ये मन अगर चंगा नहीं होगा तो ये सारा खेल मन का है।
और ठीक अभी देखिए किस प्रकार से काज़मी साहब कह रहे हैं। काज़मी साहब कह रहे हैं कि प्रमोशन की लालच में और चंद तगमे और मेडल टांगने के लिए भारत की जो सेना है वो फेक एनकाउंटर कर देती है। वैसे भी वो मुसलमान जन्नत में कैसे किया गया है? आप बताइए ये उसमें यही किया गया बटला हाउस। आप चिल्लाए, आप चिल्लाए नहीं। रोहित जी जरा इनकी भी आवाज को कम करिए। मैंने इनको सुना था, प्लीज मैं इनको सुना था। सारों के सर्टिफिकेट आप ही लेके बैठे ना कि फेक थे सब। आप ही मुंसिफ हैं, आप ही वकील हैं, आप ही जज हैं, सब आप ही ने तय कर लिया। इस देश की अदालतें तो समय बर्बाद करने के लिए खुली हुई है ना। देखिए प्लीज आवाज कम रखिए थोड़ी सी। समित पात्रा पूरा करें फिर मैं बख्शी साहब के पास जाऊंगा। मौलाना साहब मेरी रूह कांप उठती है ये सोच के कि आप मौलाना हैं और आप हजारों लाखों युवकों को मस्जिद में और बाकी इबादत गाह में सिखाते होंगे। आप उनको यही सिखाते हैं कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो मेडल पाने के लिए मुसलमानों का कत्ल कर देती है, ये जन्नत में नहीं जा पाते हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। हम टॉपिक में बाद में डिबेट करेंगे, मगर आप जैसे मौलाना भी मौजूद हैं, ये पहले डिबेट का विषय हो गया। आप ये क्या सिखा रहे हैं? सर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सोचिए, आप जज नहीं है ना, मगर आप इशरत जहां के केस को अलग रखिए। मगर आपने कहा ना कि आर्मी मेडल और प्रमोशन के लिए मर्डर कर देती है। आप देखिए रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, इस देश में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको हमारे पॉलिटिकल लोगों ने हीरो बनाया हुआ है, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारी जो सेना है वो बलात्कार करती है, उसको भी हमने हीरो बनाया हुआ है। ठीक है, ये बॉडी का क्या करेंगे, वो जहन्नुम जाएगी जन्नत जाएगी, ये तो बाद का विषय है। पहले इन जिंदा लोगों का क्या करिएगा ये सोचिए। हम अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं ना, लेकिन लोग अपने नैतिक कर्तव्य भूल जाते हैं। मैं वो नहीं हूं, ठीक है, हम वो लोग नहीं है। ठीक है मौलाना काज़मी आप क्या हैं सब देख समझ रहे हैं। मौलाना काज़मी आप क्या हैं सब लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज बाकी लोगों को भी सुनना सीखिए। मौलाना काज़मी और लोगों को भी सुनना सीखिए। जीडी बख्शी साहब, दो बड़ी चीजें, जो आदमी हमारे देश पे हमला करने आया है हम उसको अपने देश की 2 इंच जमीन भी क्यों नसीब होने दें, उसको दफना करके? हम क्यों उसका स्मारक बनने की एक मौका, एक गुंजाइश छोड़े उसको दफना करके? हम क्यों उसका स्मारक बनने की एक मौका, एक गुंजाइश छोड़े उसको? मैं इसका जवाब एक बार फिर बड़े शांति से देना चाहूँगा ताकि सब सुने और समझ लें। जहाँ युद्ध की बात होती है, मैदान जंग में हम दुश्मन के सिपाहियों को मार डालना हमारा फ़र्ज़ है। जो हमारे देश पे हमला कर रहे हैं उन्हें मार डालना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उनको मारने के बाद जनीवा कन्वेंशन के तहत हम दूसरे फौजी को भी इज्जत देते हैं, अब बशर्ते कि वो वर्दी में लड़ रहा है। जो कानून है लड़ाई के, जनीवा के कानून, उनके मुताबिक लड़ रहा है, उनकी बरखिलाफ़ी नहीं कर रहा, उसे फौजी इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि वो अपने नमक का हक अदा कर रहा है, हम अपने नमक का हक अदा कर रहे हैं। ये इसकी पहली कंडीशन है कि वो वर्दी में लड़े, अपने देश की वर्दी इज्जत के साथ डाले, इज्जत के साथ मरे, इज्जत के साथ अगर वो कुर्बान होता है तो दुश्मन भी उसे इज्जत देता है, क्योंकि उसने अपने नमक का हक अदा किया है। उसका कोई भी मजहब हो, उसका कोई भी मुल्क हो, ये बेमायने है। लेकिन पहला कानून लड़ाई का आप वहां तोड़ रहे हैं जहां आप वर्दी नहीं डाल रहे। दूसरा कानून आप वहां तोड़ रहे हैं जहां आप औरतें, बच्चे और बूढ़ों को मार रहे हैं। ये केवल जनीवा कानून नहीं है, ये इंसानियत का कानून है। और कुरान शरीफ में साफ लिखा गया है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। मैं रजा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ इस लिहाज में, लेकिन जो इसकी जो है हुक्म अंजुली करते हैं, जो कुरान शरीफ की हुक्म अंजुली करते हैं, वो खुदा के खौफ के हकदार होते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे लोगों की लाशों का भी फायदा उठाया जाता है। बुरहान वानी का नाटक किया गया, हमें बताया गया, हमारे कई बिके हुए न्यूज़पेपरों ने बताया कि 2.5 लाख 3 लाख लोग वहां आए थे।
असली में जब हमने वहां पे अपने ड्रोन भेजे थे तो 15 से 20 हजार लोग थे जो हर जनाजे में तकरीबन आ जाते हैं, खासकर अगर लोकल हो और उसके लिए। ठीक है। तो बात अब ये आती है कि जहां डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भड़काने के लिए, भड़काऊ क्या कहते हैं बयानबाजी करने के लिए, औरों को उकसाने के लिए कि वो भी इस किस्म के फसाद में शामिल हो, तो मैं समझता हूं कि रजा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि जिन्होंने अपनी जो है आत्महत्या करी है वो बिल्कुल उनका जनाजा नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जिन्होंने टेररिस्ट जैसी घृणात्मक वारदातों का अंजाम दिया है उनका कोई जनाजा नहीं बनता, उनका कोई बरियल नहीं बनता, कोई उस पे जो है अंतिम क्रिया का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चरण सिंह सापरा, आपका लास्ट कमेंट आप जाना चाहते हैं, लास्ट कमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद एक खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, मीम अफजल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अक्सर आप उनको देखते हैं टीवी पर। वो आज ये कार्यक्रम देख रहे थे और उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहते हैं। फोन के जरिए हमने उनको जोड़ा है, हालांकि हमारे शो का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर हम उनको फोन पर लाएं। चरण सिंह सापरा, आप अपनी बात रखें, फिर मैं मीम अफजल का फोन लूंगा। प्लीज बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा विषय है और इस विषय में मौलाना साहब ने जो बातें करी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं तथ्य निकलता है। उसमें ये जो तथ्य क्या है बताइए, जो वो कह रहे हैं कि आर्मी मार देती है मेडल लेने के लिए, इसमें कौन सा तथ्य है? पत्रा जी ने जिस संबित पत्रा, एक मिनट मेरी तो सुनिए ना, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते, आप पहले मुझे सुनना ही नहीं चाहते, कहते नहीं ऑल पार्टी कंसेंसस, मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते, प्रॉब्लम है। आप बताइए ना, उन्होंने कहा आर्मी मेडल पाने के लिए मार देती है लोगों को, फिर आप जानबूझकर कौन सा तथ्य है सर कि कांग्रेस पार्टी की नेगेटिविटी दिखा सके? आर्मी मार देती सर, मैंने जिनको फोन पे लिया वो भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी गलतफहमी के लिए बता दूं, मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए बता दूं, एक पैनल में तो दीजिए सर, अभी मैंने बोला ही नहीं है, आप मेरी बात को बता दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए। हम हमारे बोलने से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इस बात में तथ्य मानते हैं कि आर्मी मारती है मेडल पाने के लिए? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आप इस बात को तथ्य मानते हैं कि इसमें जहां आतंकवादी नहीं थी, गुरु को चाहे आप इस बात को तथ्य मानते हैं कि बाटलाउस एनकाउंटर फेक था? यहां पर दफनाया गया। उन्होंने 3 बातें कही हैं मौलाना साहब ने, उसकी जो कबर है वो कश्मीर में भी बनी। मौलाना साहब ने 3 बातें कही हैं चरण सिंह सापरा कि इस विषय के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए। सर ये बात तो खत्म हो गई, कोई फायदा नहीं, इससे सहमत है सब लोग, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, जाहिर है रास्ता वहीं से निकलता है, पार्लियामेंट में रखना चाहिए। मौजूदा सरकार ने इस विषय के ऊपर चर्चा करके इसके ऊपर ठोस नियम बनाना चाहिए, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। ठीक है, क्या गलत है इसमें? अब मेरा सवाल सुन लीजिए, नहीं चाहते कोई, अब मेरा सवाल सुन लीजिए अगला, हम एक शब्द, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए और अनुमान लगा, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। सर अगर कांग्रेस की छवि खराब करनी होती है, कांग्रेस के 2 नेताओं को पैनल में नहीं लाते हम। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। कुर्बान किया सर, उसका वसूल भी किया है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से चरण सिंह सापरा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मेरे सवाल का सामना कीजिए आप, मैं पूरा समय देता हूं, आप मेरे सवाल का सामना कीजिए। आप बोलने नहीं देते, मैं आपको पूरा समय देता हूं, आप सवाल का सामना तो कीजिए, मैं पूरा समय आपको दे रहा हूं, सवाल तो सुनिए। मेरे बख्शी ने पूरे 5 मिनट जीडी बख्शी ने कहा, क्या मैं मौलाना की बातों से सहमत हूं, उनकी बातों में तथ्य है? क्या जीडी बख्शी ने कहा मैं मौलाना की बातों में सहमत हूं, तथ्य है उनकी बातों में? कहा उन्होंने कहा कि तथ्य उनकी बातों में। आप उसके बाद में सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, मैं चरण सिंह सापरा आपको लड़ना है लड़ लीजिए, मैं आपसे लड़के समय जाया नहीं करना चाहता। मैं आपके हित की बात करूं तो आप सुनेंगे, मैं आपसे लड़के समय जाया नहीं करना चाहता दर्शकों का, मैं आपसे झगड़ा करके दर्शकों का समय जाया नहीं करना चाहता। लड़ने की बात मेरा सवाल बड़ा सीधा सा, देखा मैंने, आप सवाल सुनेंगे, 20 सेकंड 10 सेकंड आपको सवाल सुनना है, बीच में आपको सवाल सुनना है, सुनिए ना, आपको सवाल सुनना है या मैं अफजल साहब से सवाल पूछ लूं? हमने एक मौलाना साहब का नाम ले लिया, आपको सवाल सुनना है कि मैं क्या बोलने वाला या हूं? मैं मीम अफजल साहब से सवाल पूछ लूं, आपको सवाल का जवाब देना है अगले, या मैं उनके पास चला जाऊं? नहीं, मैंने सर बात से आगे बढ़ना चाहते हैं आप? साहब का नाम ले लिया तो आप बात से आगे बढ़ना चाहते हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि मैं आगे क्या बोलना आप बात से आगे बढ़ना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा सवाल सुन लीजिए, लेकिन आप इस तरह मेरा सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है,
उन्होंने 3 बातें कही। आर्मी मेडल पाने के लिए मारती है लोगों को, इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। आपका क्या कहना है, बताइए क्या तथ्य है उनकी बातों में? मेरा ये कहना है कि कई केस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सिर्फ 3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके ऊपर चर्चा सिर्फ होनी 3 की बात हो रही है चाहिए। सर। आपके चैनल पर सर केवल 3 की बात कर रहा हूं। आपके चैनल मैं पर केवल 3 की बात कर रहा हूं। होगा, आप निर्णय नहीं मैं करेंगे। केवल 3 की बात कर रहा हूं सर। पार्लियामेंट तय करेगी। मैं केवल 3 की बात कर रहा हूं कि मौजूदा मैं केवल 3 केसेस की बात कर रहा हूं जो उन्होंने जिक्र किए। इशरत जहां एनकाउंटर फेक था, इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। ये आपके चैनल के ऊपर बैठ कर सपड़ा जी समझ में आ गया, आपके पास जवाब है नहीं। सपड़ा जी आप स्टैंड लेने की स्थिति में है नहीं, आप स्टैंड लेने की स्थिति में है नहीं सपड़ा जी। आप अपनी ही सरकार के किए हुए कामों पर स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है। मर्यादित समय में आप अपनी ही सरकार के दौरान हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को ये कहने की स्थिति में नहीं है स्टैंड लेकर कि वो एनकाउंटर जायज था। आप इस तरह से पेंट नहीं कर सकते। सर प्लीज, पेंट आप खुद कर रहे हैं। कुछ अलग निर्णय मैं मीम अफजल पर बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस मीम अफजल साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक मिनट रोहित ने मदद नहीं की, लेकिन रोहित चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ठीक है, जीडी बख्शी बोलिए। मैं के पास जा रहा हूं, बोलिए जीडी बख्शी। रोहित 1 मिनट बोलिए। रोहित, रजा साहब का इल्जाम सीधे और सीधे फौज के बरखिलाफ था। सर रजा साहब का नहीं था, रजा साहब अबू काज़मी नहीं का था सर। आपके किसी आगे पीछे किसी ने फौज में कभी नौकरी करी है सर? अबू अल हसन काज़मी का बयान था, इसीलिए वो आप रजा साहब का फौज नहीं था। की जो परंपराएं हैं उनसे अवगत नहीं। मैं रजा साहब नहीं, मैं काज़मी साहब की बात कर रहा हूं। काज़मी साहब, आप आगे पीछे, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने एक इल्जाम लगाया है, मेरा भाई फौज में है। आपका भाई फौज में है, और तब भी आप जाके उससे पूछिए, आप अपने भाई से पूछिए कि उसने कितने मारे हैं लोग मेडल के लिए। प्लीज अपने भाई से पूछिए ना, अपने फौजी भाई से पूछिए कितने लोग उसने मेडल के लिए मारे हैं। हम लोग अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क की इज्जत के लिए लड़ते हैं। आप गाली मत दीजिए अपने भाई को। क्या हमारी अदालतों में, आप क्या इस देश में हमारे अदालतों में फेक एनकाउंटर्स के केस चल रहे हैं या नहीं? इनका जवाब तो दीजिए ना। ठीक। मीम अफजल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और मैं चाहता हूं उनकी बात से हम कार्यक्रम को फेक एनकाउंटर के केस सही अभी तक प्रूव हुए हैं? ठीक बख्शी साहब, कितने सही प्रूव हुए हैं? मैं आपको आंकड़े बताऊं, 1750 वो जो है इल्जाम थे ह्यूमन राइट्स के हिंदुस्तान की फौज के ऊपर, और जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको जांचा तो के 97% झूठ पाए गए। आप प्लीज झूठ बातों को तूल मत दीजिए। आप अपने भाई से पूछिए। ठीक है मौलाना, चिल्लाइए नहीं प्लीज। एक सेकंड, मैं मीम अफजल को फोन पे लेना चाहता हूँ। अबू काज़मी आपने अपना पॉइंट रख दिया। अबू काज़मी आपने अपना पॉइंट रख दिया। अबू काज़मी इजाजत नहीं दोगे? आपने अपना पॉइंट रख दिया, हमने नोट कर लिया। संबित पात्रा थोड़ा सा रुक के प्लीज। मीम अफजल फोन लाइन पे बहुत देर से हमारे साथ है। मीम अफजल साहब, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने बतौर दर्शक आज फोन किया और ये इच्छा जाहिर की कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि आप जो बात रखेंगे वो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे नहीं होगी, एक दर्शक के तौर पे होगी, एक इस देश के नागरिक के तौर पे होगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से चरण सिंह सापरा हैं हमारे साथ। आप बोले अपनी बात प्लीज। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सपरा साहब वहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए जाहिर है कि मुझे ये कहना भी गलत होगा कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ आया हूँ। एक आम देखने से वाले जो दर्शक हैं आपके, उस तरह से मैं प्रोग्राम देख रहा था। मेरे कुछ तासुरात हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मौलाना कासमी साहब से मैं ये कहूँगा कि आपने कुछ सवाल उठाए हैं। मेरा ख्याल है आज का दिन ये बिल्कुल वो सवाल उठाने का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो ये कहकर कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो नहीं कर रहा है। इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है कि जहाँ आप माइनॉरिटी में हैं और आप वहाँ पर रहते हैं, तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका कानून को मानना आपका इस्लामी फरीजा है।
बशर्ते ये कि कोई कानून ऐसा ना हो जो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ हो। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ ये बहस हो रही है, जो आपने कहा कि आतंकवादियों का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि आतंकवादियों का अंतिम संस्कार में किसी भी किस्म की कोई फैनफेयर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये, कुछ जैसे पता नहीं आपने कहा किसने कहा कि उनको जला देना चाहिए। हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी में जलाया जाता है रिलीजियस तौर पर। शायद आतंकवादी को जलाकर कुछ लोग ये तासुर देना चाहते हैं, तो वो गलत काम है। मैं समझता हूँ कि हिंदू सेंटिमेंट्स की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है कि आप ये कहें कि इसको मारो मत, जलाओ, इसको दफनाओ नहीं, इसको जला दो। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आप ये कहें कि उसको जला दिया जाए। ठीक, एक बात हमारे तारिक फतेह साहब ने कहा कि उनको आप कहीं इधर उधर डाल दो, सड़ा दो, कुछ भी कर दो। देखिए, इस्लाम के मानने वाले दाइश के लोग, ISIS की बात कर रहा हूँ, वहां पर लोगों को मारते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और उनके नजदीक वो लोग शायद उनके नजरिए से खिलाफ होते हैं, तो उसको वो दफनाने की बजाय उनको कब्रों में बगैर किसी कफन दफन के डाल देते हैं, इकट्ठे लोगों को डाल करके दफना देते हैं। और बाद में बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि सब लाशें। तो मेरा ख्याल है ये बहस जो है कोई थोड़ा गलत दिशा में जा रही है। ये कहना कि किसी को जला दो, या ये कहना, कोई खुदा न खास्ता, मैं कल भी मानता हूँ कोई ऐसा आदमी जिसका धर्म कोई दूसरा हो, हिंदू हो वो, और वो आतंकवादी हो और उसको मार दिया जाए, तो आप उसको कहेंगे कि उसको दफना दें, तो शायद वो भी ठीक नहीं होगा। उसका राइट है। अगर वो, देखिए, सजा जो होती है मरने तक होती है, मरने के बाद किसी की इंसान की सजा खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर उसके साथ जो भी सुलूक करें, जाहिर है उसकी आत्मा तो चली गई, उसका जिस्म जो है, अब उसका कोई भी आप तरीका ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कि आप उसके साथ क्या सुलूक करें। ठीक है, इसलिए सर यही तो मेरा सवाल है कि आतंकवादी को लेकर भी हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उसके साथ क्या सुलूक करें। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उसके साथ ये सुलूक में कोई हम लोगों को सोच करके कोई ऐसा काम करना है कि लोगों को उससे सबक हासिल हो, तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत होगी, और उसमें शायद पार्लियामेंट भी जाना पड़ेगा और अदालत तक भी शायद। ठीक, यही बात आई थी, ज्यादा और कोई बात नहीं कहना। बिल्कुल ठीक, यही बात आई थी। संबित पात्रा, आखिरी मेरा सवाल आपसे, हालांकि समय से बहुत आगे जा चुके हैं। रोहित जी, चरण सिंह सापरा ने कहा आप संसद में लाइए, उसके बाद हम तय करेंगे, हम साथ देंगे। संसद में लाएंगे आप ऐसी बात कोई? रोहित जी, चूंकि आपने कहा कि मैं आखिरी में इस पूरे विषय को रख रहा हूं, तो मुझे प्लीज आप 20 सेकंड में विषय को समेटने दीजिए। मैं किसी से अभी तू मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि मीम साहब ने आज फोन किया, कुछ पते की बात भी की है और कुछ बातों में मैं डिफर भी करता हूं। पहली बात, आप याद रखिए कि ये जो पूरा प्रक्रिया है कि आतंकवादी के साथ क्या करना है, उसके पीछे का एक स्ट्रेटेजिक व्यू होता है। जनरल GD बख्शी भी मानेंगे कि इससे ग्लोरिफिकेशन ना हो और उसको देखकर उसे एक मार्टर का दर्जा, एक शहादत के दर्जे को प्राप्त ना करे वो, ताकि और भी यंग जनरेशन जो है उस पथ पे ना चले। यही किसी भी देश का, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, उसका दृष्टिकोण यही होता है। इसी को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि मीम अफजल जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इंडिया इज अ सिविलाइज्ड नेशन, नॉट अ रोग नेशन। हम एक सिविलाइज्ड कंट्री है जिसमें कि सब कुछ, जीवन की पद्धति सिविलाइज्ड तरीके से होना चाहिए। कचरे के डब्बे यहां फेंकना, बॉडी को वहां फेंकना, ये डिस्कशन मुझे लगता है एक सिविलाइज्ड नेशन में नहीं होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। थर्ड, आप देखिए, केस टू केस ये डिसाइड होना चाहिए। अगर वाटर बरियल देना है, किसी को आपने तिहाड़ जेल के अंदर दफनाना है, किसी को आपने पता भी नहीं लगने देना है कि कहां दफनाया या जला दिया, ये केस टू केस डिसीजन होना चाहिए कि इससे बेनिफिट स्ट्रेटेजिकली कंट्री को क्या होगा। मतलब लास्टली देखिए, GD बख्शी साहब का मैं बहुत मतलब आदर आप ऐसी करता कोई हूं, चर्चा संसद में नहीं लाना चाहते ना? बख्शी साहब से डिफर किया। मतलब इन सारी बातों की एक बात है पात्रा जी, आप ऐसी कोई चर्चा संसद में नहीं लाना चाहते। 10 सेकंड सुन लीजिए, ये 10 सेकंड्स मेरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये 10 सेकंड्स मेरा सबसे महत्वपूर्ण है। GD बख्शी साहब के एक बात से मैं जरा इत्तेफाक नहीं रखता, जब उन्होंने कहा कि जिहाद में कहा गया है कि औरतें, बच्चों और बूढ़ों को बख्श दिया जाए। मैं तो कहता हूं, अगर रोहित सरदाना, संबित पात्रा और हमारे सापरा साहब, इन्होंने क्या गलती की है? अगर जिहाद में लिखा हुआ है कि इन तीनों को मार दो मगर बाकी को बचा दो, तो भी वो गलत है। मैं इसका जवाब दूंगा, तो भी वो गलत है। मैं इसका जवाब देता हूं। मौलाना प्लीज, समय खत्म। तो क्या हमें मार दो? माफी हमें भी नहीं मारना है। देखिए, सिर्फ 10 सेकंड, समय खत्म हो गया। सिर्फ 10 सेकंड प्लीज, मैं तारिक फतेह से भी कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन वाकई समय खत्म हो गया। समय से हम बहुत ओवर हो चुके हैं और माफी चाहता हूं। हम नहीं चाहते शो पे इस तरह की कोई बहसबाजी हो, या प्लीज किसी को भी ऐसा लगे, इसका जवाब मिलना चाहिए। किसी को भी ऐसा लगे कि निजी तौर पे, नहीं, निजी तौर पे नहीं, प्लीज, क्योंकि उन्होंने हमला किया जा रहा है। सर प्लीज, किसी ने
कोई इस्लाम पे हमला नहीं, किया। उन्होंने जीदी Please, बख्शी ने कहा कि हम please, कुरान की बात बता रहे हैं please, और वो please, कह रहे हैं हमें इत्तेफाक नहीं प्लीज रखते। हम नहीं उसका चाहते, जवाब देना नहीं जरूरी हम है। नहीं चाहते हैं किसी को भी ये लगे कोई कड़वाहट के साथ जाए, चाहे वो चरण सिंह सापरा उनको ये लगे कि मैं निजी तौर पे उनको टारगेट कर रहा हूं, या काज़मी या आप हो उनको लगे कि कोई और मेहमान हमारे आपको टारगेट कर रहे हैं। प्लीज हम नहीं चाहते कोई भी ऐसे मैसेज के साथ जाए, और हमारे आज किसी तो दर्शक को ऐसा उन्होंने लगता भी कोशिश है किया आपने तो निजी माफी तौर चाहते पे हैं। काउंटर करने का। प्लीज मैं सापड़ा आपको कह रहा हूं, अगर आपको वाकई ऐसा लगा मैं आपसे माफी चाहता हूं। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को भी निजी तौर पे टारगेट करें। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इस विषय पे पूरे देश में अगर एक आप बहस हो रही बुलाते है तो कम से कम सर प्लीज सुनिए हमको। सर प्लीज हमको 10 सेकंड में टोकिए मत। सापरा जी प्लीज प्लीज। इसीलिए मैं गया नहीं, दूसरे सापरा जी- चैनल का डिबेट है लेकिन सापरा मैं गया जी, नहीं। उसके मैंने लिए कहा तो मैं धन्यवाद ऐसे कर रहा हूं लगेगा कि मैं डर के भाग गया, मैं डर के भागने आपका वाला बिल्कुल सरदार नहीं, नहीं हूं। बिल्कुल नहीं सापरा जी, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप डर के भाग गए। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने डर के दूसरे भागने कमिटमेंट वालों को छोड़ में से के सरदार वो सरदार नहीं हूं मैं। आपने दूसरे जितनी कमिटमेंट देर को में छोड़ तो के यहाँ समझौता बात लगे रखी। हुए कैमरे उसको चलिए छोड़ बहुत के बहुत यहाँ शुक्रिया, बैठा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह, आपका भी जिनेवा से आपने समय निकाला। जीडी बख्शी, चरण सिंह सापरा, विशेष शुक्रिया आपका, आपने दूसरे चैनल के साथ कमिटमेंट था उसके बावजूद यहाँ समय दिया। मीम अफजल का भी शुक्रिया जिन्होंने घर से फोन करके कहा कि वो कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। संबित पात्रा और अंसार रजा और मौलाना मसूद दलसन काजमी, आप सबका भी शुक्रिया। लेकिन ये बहस इसलिए है कि देश के लोगों के मन में जो भावना चल रही है, कम से कम उसको एक मंच मिले। उसके बाद जो बात कही जा रही थी कि इस पे नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए अगर, तो वो तमाम लोगों तक वो बात जाए, उस पर चर्चा हो, उस पर एक आम राय हो, और उसके बाद ये सरकार तय करे कि वाकई क्या इस दिशा में उसको कोई सख्त कदम उठाने की, कोई कानून बनाने की जरूरत है।